ठीक, देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में पीनियल ग्लैंड की और इसके आगे वाली ग्लैंड्स की। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है, कहाँ होती है, क्या होता है, कैसे लोकेट होती है और कौन कौन से काम ये करती है, इसके ऊपर सारी बातें होंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीनियल ग्लैंड होती है, ओरिजिन इसकी होती है एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में से ये किस में से अराइज होगी, ये एक्टोडर्म से अराइज होती है। ठीक, लोकेशन की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये ब्रेन की डॉर्सल साइड होती है, पीछे की तरफ। लेकिन अगर हम आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज पोजीशन की बात करें तो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो आपका ब्रेन है, ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेमिस्फीयर्स होते हैं, और इनके हेमिस्फीयर्स में पीछे की तरफ यहाँ पे यानी कि डॉर्सल साइड में ये ग्लैंड होती है, छोटी सी पीनियल ग्लैंड कहलाती है। और ये हार्मोन जो रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है इसके काम क्या क्या होते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला काम है इट रेगुलेट द 24 आवर रिदम, यानी सर्केडियन रिदम जो होता है आपका, ये उसे रेगुलेट करती है। पूरे दिन का जो आपके काम है, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना है, बॉडी के अंदर की बाकी चीज़ों को मेंटेन करना है, स्किन कलर देना है, तो ये उनको रेगुलेट करने का काम ये करेगी। तो सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, और क्या कर रही है, साथ ही साथ ये स्लीप अवेक साइकिल, सर्केडियन रिदम में डायगोनल साइकिल, जैसे स्लीप अवेक साइकिल होता है कि आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये उसको भी रेगुलेट करती है। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये 24 आवर का हमारा जो साइकिल है कि उसमें स्लीप कब सोना है, कब जगना है, ये उसके अकॉर्डिंग काम कराती है। इसी से ही, इसी मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ऐसा हो पाता है। इसके अलावा तो ये क्या है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। इसके अलावा ये हमारी बॉडी टेम्परेचर, देखिए मेन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपका हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये भी थोड़ा हेल्प करेगा। इसके अलावा इन एडिशन मेलाटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए अगर हम आपसे बात करें तो थायराइड हार्मोन है, इसके जस्ट बाद हम लोग जो हैं वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म को भी ये थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। पिगमेंटेशन, आपके अंदर जो स्किन का कलर होता है, बहुत सारे जानवरों में और हम लोगों के अंदर स्किन के कलर में जो अलग अलग टोन्स होती है, किसी का डार्क कलर है, किसी का लाइट कलर है, तो जो स्किन कलर है उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन से ही ये रेगुलेट हो रहा है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करेगा। हालांकि ये हार्मोनल कंट्रोल है क्योंकि गोनेड्स और ओवरी के ऊपर भी अपना असर डाल रहा है, इसलिए ये उसको भी करता है कंट्रोल। एज वेल एज अवर डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा कि लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना, यानी आंखों के ऊपर, आंखों में ही रेटिना होता है, एक लेयर होती है सबसे अंदर वाली जिसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना ऑफ आई डिक्रीजेस मेलाटोनिन प्रोडक्शन, यानी ये क्या कर रहा है, अगर लाइट हमारी आंखों के ऊपर पड़ रही है रेटिना पे, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ये सारे फंक्शन कम होने लगेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन क्या करता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से, और रात में यानी डार्कनेस स्टिमुलेट मेलाटोनिन सिंथेसिस, याद रखिए। अच्छा, इससे होता क्या, हम लोगों को नॉर्मल जैसे दिन में लाइट पड़ रही है तो मेलाटोनिन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और रात में जब सो रहे हैं तो मेलाटोनिन क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। ठीक, अब इसी बात को साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि जो लड़कियां ब्लाइंड होती हैं, अंधी हैं, कैसे, कहां से, फ्रॉम बर्थ, यानी पैदा होने के टाइम से ही वो अंधी पैदा हो रही है, तो क्या होगा उनमें, अटेन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जो होती है उनमें जल्दी आ जाती है। ठीक है, कॉमर है, हिंदी में कहते हैं प्यूबर्टी, यानी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन द नॉर्मल। ठीक है, apparently because, ऐसा क्यों हो रहा है, because there is no inhibitory effect of melatonin on ovarian function। ओवरीज के ऊपर, जो ओवरीज का फंक्शन है उसके ऊपर मेलाटोनिन का कोई इनहिबिटरी इफेक्ट ही नहीं है, वो रोक ही नहीं पा रहा है क्योंकि मेलाटोनिन ज्यादा बन रहा है यहाँ पे डार्कनेस में। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, उनमें प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी। क्लियर है बात? इस तरह से आपकी पीनियल ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उम्मीद कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग किसी दूसरी ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरी ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, कैसे ओरिजिन होती है, इसके बारे में जानकारी देख। थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन जो होती है वो एंडोडर्म से होती है, एम्ब्रियो के एंडोडर्म से होती है। थायराइड ग्लैंड आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है जो यहाँ पे लोकेटेड होती है गर्दन में। तो आपका जो लैरिंक्स होता है यहाँ पे, जैसे एडम्स एप्पल कहते हैं, लैरिंक्स 9 कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। थायराइड, क्रिकोइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, एरेटिनॉइड और एपिग्लॉटिस, ये इसके तुम्हारे टोटल मिला के ये 9 कार्टिलेज होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। जिसमें थायराइड कार्टिलेज के सामने ये कुछ बाइलोब्ड ग्लैंड है, 2 लोब्स होते हैं, एक इधर और एक इधर। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो कुछ इस तरह से आपको ये ग्लैंड दिखेगी, नजर आएगी कुछ ऐसे। आप यहाँ पे एनसीईआरटी में अगर देख पाओ तो ये ग्लैंड आपको यहाँ नजर आ रही है। ये बाइलोब्ड है, देखिए यहाँ पे 2 लोब आपको दिख रहे हैं और ये दोनों लोब, एक लोब ये, एक लोब ये। अगर इसे पीछे से देखो, इस ग्लैंड को पीछे से देखो, सी शेप है ये इस तरीके से, यानी पीछे खुली हुई है ये वाला पार्ट, और ये आगे दो लोब्स हैं। अगर इसको पीछे से देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे, और इसी में धसी हुई होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिनको हम इस ग्लैंड के बाद पढ़ाने जाएंगे। तो आपको दिख गई थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड 2 लोब से है बनी हुई। ये दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं इस्थमस। ये बीच वाला पार्ट क्या है, इस्थमस है। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और इन दोनों लोब्स के बीच में क्या है, इस्थमस पड़ रहा है। पीछे ये लोब खुले हुए हैं, देखिए ये पीछे लोब खुले हुए, ये आगे से दिखाया गया है, ये गर्दन में पीछे से दिखाया गया है। ये दोनों लोब खुले हुए हैं, उनमें छोटी छोटी 2 ग्लैंड है जिन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड कह रहे हैं। तो थायराइड और पैराथायरॉयड आपको दिख गई। आइए हम लोग वापस वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और लोकेटेड एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स के नेक में, लैरिंक्स के थायराइड कार्टिलेज के सामने ये होती है। क्योंकि लिखना पड़ता है ना हम लोगों को खाली बराबर तो है नहीं, हमें तो लिखना भी पड़ेगा। कैसी है ये, बाइलोब्ड ऑर्गन, 2 लोब्स हैं, और द 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ नर्वस स्ट्रक्चर कॉल्ड इस्थमस। हमने बताया कि ये 2 लोब हैं जिससे जुड़े होंगे बीच में, वो क्या है कनेक्टर, उसे हम इस्थमस बोल रहे हैं। क्लियर? आइए अब देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। हमने थोड़ा सा पार्ट इसका काटा और देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फॉलिकल्स से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे गोले जो हैं ये फॉलिकल्स हैं, और ये फॉलिकल्स के आसपास एपिथेलियम कौन सी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये फॉलिकुलर एपिथेलियम है। जो कैसे है क्यूबॉइडल, आपको पता है एपिथेलियम 3 तरीके से, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, और स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर 3 तरीके की होती है, स्ट्रैटिफाइड उसकी लेयर्स होती है। तो फॉलिकुलर एपिथेलियम है, इसके अंदर, इस फॉलिकल के अंदर क्या भरा हुआ, देखिए छोटे छोटे गोले जो है क्या है, फॉलिकल। इन फॉलिकल्स के अंदर जो भरा हुआ है लिक्विड, उसे कहते हैं कोलॉइड। उसे क्या कहते हैं, कोलॉइड। मेन काम यही करते हैं, यही आपकी ग्लैंड का काम करेंगे, जिससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। तो फॉलिकुलर एपिथेलियम के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, कोलॉइड के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, कोलॉइड लिक्विड है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन होंगे, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेनली 2 हार्मोन को मिला करके रखते हैं, T3 और T4, ट्राई आइडोथायरोन और टेट्रा आइडोथायरोन। बेसिकली टायरोसिन होता है, एक एमिनो एसिड टायरोसिन। इस टायरोसिन में क्या लगाते हैं, अगर 3 आयोडीन जोड़ दो तो ट्राई आइडोथायरोन, इसलिए, और 4 अगर आयोडीन जोड़ दोगे तो टेट्रा आइडोथायरोन, और दोनों को मिला के हम कंबाइंडली क्या कह देते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कह देते हैं, दोनों को मिला। क्लियर? ये किसके अंदर स्टोर है, पहली ऐसी ग्लैंड, सिर्फ एक ही ग्लैंड ऐसी है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर भी कर रही है, बना भी रही है और बना के इसी के अंदर स्टोर भी कर रही है। और वो दोनों स्टोर कौन से हुए, T3 और T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्लियर? अब ये तो गोले हो गए, इन्हें क्या कहते हैं, फॉलिकल। इनके बीच बीच में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसके बीच बीच में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू जो भरा हुआ है, उसे पूरे को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ये जो भरा हुआ है, जिसके अंदर ये धसे हुए हैं फॉलिकल्स, वो स्ट्रोमा। और बीच बीच में कुछ और सेल्स भी पाई जाती हैं जिन्हें हम सी सेल्स कहते हैं।
और सी सेल्स जो होती हैं ये स्पेशल टाइप का एक और हार्मोन निकालती है जिसे कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन याद रखिएगा, अभी हार्मोन्स के फंक्शन की बात करने वाले हैं तो पूरा लिखेंगे, सारे फंक्शन बताएंगे अभी, लेकिन पहले याद कर लीजिए ग्लैंड को समझ लीजिए कि है क्या। बीच बीच में इसमें ब्लड कैपिलरीज भी हैं, यानी ब्लड की भी खूब सप्लाई इसके अंदर रहती है, खूब ब्लड भी अंदर भरा रहता है इस ग्लैंड में। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया ये आपको नक्शा। थायराइड फॉलिकल हो गया, फॉलिकुलर एपिथेलियम हो गई, ब्लड कैपिलरीज हो गई, स्ट्रोमा हो गया, सी सेल्स बीच बीच में है, स्ट्रोमा में धसी हुई है, और फॉलिकल्स बड़े बड़े गोले हैं जो फॉलिकुलर एपिथेलियम से कवर्ड है, जिनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कोलाइड कह रहे हैं। कोलाइड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायरॉक्सिन दो तरीके के हार्मोन्स को मिला के कहते हैं, T3 और T4। क्लियर क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शंस के ऊपर चलते हैं कि थायराइड हार्मोन के जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उनका फंक्शन क्या है और कैल्सिटोनिन है उनका फंक्शंस क्या है। आपको लोकेशन, स्ट्रक्चर और ओरिजिन के बारे में पूरा बता दिया। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? फंक्शंस के ऊपर आते हैं। चलिए अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ऊपर थायरॉक्सिन हार्मोन यानी T3 और T4 ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन के फंक्शन है, और नीचे कैल्सिटोनिन है, यानी कि जो इससे निकल रहा है कोलॉइड के अंदर जो स्टोर थे T3 T4 और सी सेल्स से निकल रहे थे कैल्सिटोनिन, उसके फंक्शंस हैं। देखिए पहला फंक्शन है दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, thus मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या होता है जरा आप बताएंगे हमें? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? देखिए जब आप मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दो प्रोसेस है, दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और अगर आप आराम कर रहे हैं उस आराम के टाइम में भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें टूटती रहती हैं और बहुत सारी नई चीज़ें बनती रहती हैं, यानी टूटना और बनना दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म चल रही है। तो वो मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मल कंडीशन में चल रही होती है उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन गवर्न कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन यानी T3 और T4, जिसमें मेन कौन सा है? T3। T4 वाला भी कन्वर्ट हो जाता है T3 में ही, अपना एक आयोडीन निकाल देगा और T3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। टायरोसिन अमीनो एसिड है, उसमें 3 आयोडीन जोड़ोगे तो T3 बनेगा और 4 आयोडीन जोड़ोगे तो T4 बनेगा। अगली इसका फंक्शन है दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयरफॉर प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी जब प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ग्रोथ आएगी और ग्रोथ होगी। इसके अलावा दे रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, यानी हमारे दिमाग के जो इतनी चीज़ें हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं कि दिमाग के फंक्शन सारे सही रहें। इसके अलावा दे इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। कैसे हीट प्रोडक्शन होगा? भाई जब मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म यानी टूटना और जोड़ना, यानी नए नए कंपाउंड्स जब बनेंगे और टूटेंगे तो टूटने से क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से ये हीट प्रोडक्शन और हीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो इनका मेन काम है, कुछ लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट कराते हैं, मेटामॉर्फोसिस कराते हैं। मेटामॉर्फोसिस आपको पता है, लार्वा से एडल्ट में बनना मेटामॉर्फोसिस कायांतरण कहलाता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो कौन करा रहे हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन कराता है। किसमें? फ्रॉग के लार्वा। फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ये देखा गया कि थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, टैडपोल लार्वा था, उस लार्वा के अंदर से थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया गया, और थायराइड ग्लैंड निकालने के बाद देखा गया कि वो टैडपोल लार्वा कभी भी एडल्ट फ्रॉग में बदल ही नहीं पाया। लार्वा कभी फ्रॉग में बदल ही नहीं पाया। आपको पता ना फ्रॉग मेंढक कैसे बनता है? भाई लार्वा होता है, फिर उसके बाद वो एडल्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे आपके मच्छर होते हैं, छोटे छोटे लार्वा होते हैं, उससे वो मच्छर के एडल्ट बन जाते हैं, पानी में लार्वा घूमते हुए दिखते हैं। तो लार्वा से एडल्ट में बदलना है। टैडपोल के लिए देखा गया कि अगर थायराइड ग्लैंड निकाल लोगे तो वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इससे पता चला कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल रही है, और थायरॉक्सिन हार्मोन किसके लिए भी जिम्मेदार है? मेटामॉर्फोसिस भी करा रहा है। ठीक, आते हैं कैल्सिटोनिन, यानी सी सेल्स से निकलने वाला जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन, या इसी को थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। TCT प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन हार्मोन है। थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। उसके फंक्शन क्या है? याद रखिएगा, थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये इट इज सीक्रेटेड व्हेन कैल्शियम लेवल इज हाई। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए, ठीक है, इन द ब्लड में
कैल्शियम का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा ये तब निकलेगा। इट देन लोअर्स द कैल्शियम लेवल, हमारी बॉडी में तभी क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को कम करेगा। कैसे कैल्शियम हमारी बॉडी में कैसे बढ़ जाता है, ब्लड में कैल्शियम आता कहां से? देखिए, या तो आप खाना खा रहे हो, पहली बात आप खाना खा रहे हो और खाना जब खाते हो तो उसमें आपने कैल्शियम भी गया, मिनरल्स लिए, कैल्शियम भी गया, मान लीजिए कैल्शियम की टैबलेट ही ले ली थी, ये ब्लड में मिलेगा ना, सीधा जाके एब्जॉर्ब होगा, खाना जाके एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच गया, ये आपके ब्लड में पहुंच गया। और जब आपके ये ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड का लेवल कैल्शियम का बढ़ गया। तो ये ब्लड के कैल्शियम के लेवल को कम कैसे करे, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बंद कर देगा। इसके अलावा हमारे पास बोन्स होती हैं, हड्डियां, हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई हैं, कैल्शियम की तो बनी हुई हैं। तो क्या होता है, जब कभी कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा होता है तो बोन्स से ये कैल्शियम निकल के ब्लड में आता रहता है। बोन्स से कैल्शियम को निकल के ब्लड में कौन लाता है, एक और हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, ये बोन्स से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में मिला देता है। लेकिन ये वाला हार्मोन क्या कर रहा है, कैल्शिटोनिन, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो ये बोन्स से कैल्शियम को टूटने नहीं दे रहा है, वापस बोन में जोड़ देगा, कैल्शियम को रोके रखेगा बोन के अंदर ही, ठीक है। तो क्या करता है, इस देन लोअर्स द कैल्शियम लेवल बाय सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम कहां से रिलीज हो रहा था, बोन्स से, तो ये उसे क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, रोक देगा, कम कर देगा कि बोन्स से रिलीज ना हो कैल्शियम। एंड thus calcitonin has an action opposite to that of parathyroid hormone। अभी हमने आपको कहा कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, बोन्स से निकाल रहा था कैल्शियम को, और ये क्या कर रहा है, बोन्स के रिलीज को कम कर रहा है। तो वो रिलीज करा रहा था, ये कम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन है। एक कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, ये वाला बढ़ा रहा है, और कैल्शिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके फंक्शंस देखे। लेकिन अब एक मेन बात, जब कैल्शिटोनिन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स ज्यादा निकलेंगे तो क्या हो सकता है, और कम निकलेंगे तो क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। अब हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं। देख, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। थायराइड डिसऑर्डर कह रहा है कि भाई इसके फंक्शंस, यानी कि अगर कम हो निकल रहा है या ज्यादा निकल रहा है तो क्या होगा, यानी अगर लो अमाउंट में थायराइड हार्मोन निकल रहे हैं तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म, कम हो जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म, और अगर ज्यादा अमाउंट में निकल रहे हैं तो हाइपरथायराइडिज्म आ जाएगा। तो ये दो डिसऑर्डर्स हैं। पहला देख लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में हाइपरथायराइडिज्म, इसी को ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं या पेरिस डिजीज भी कहते हैं, या इसी को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसके और नाम भी है, हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा निकल रहा है, जब कैसा निकले, एक्सेस में निकले। एक्सेस का मतलब क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है तो क्या होगा, तो ऐसा तब होगा जब थायराइड इनलार्जमेंट हो जाएगा, जब थायराइड बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, तो वो कंडीशन कहलाएगी एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। गॉइटर मतलब होता है घेंगा रोग। घेंगा रोग आपने देखा होगा, लोगों की गर्दन सूजी हुई होती है, पूरी सूज जाती है गर्दन, तो कौन सा रोग हो गया, वो घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से ऐसा होता है। खैर, एनलार्जमेंट हो गया। अब इसमें होता क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में, एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया का मतलब होता है आपकी आंखें जो है वो थोड़ी सी बल्ज दिखेंगी, मेढक के जैसी बाहर की तरफ निकली हुई आंखें हो जाएंगी, थोड़ी सी उभरी सी, उठी सी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर, आंखों के अंदर एक ह्यूमर होता है, लिक्विड होता है, वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया। तो एक्यूमुलेशन, बिकॉज फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिहाइंड, उसके अंदर जो लिक्विड है वो ज्यादा भर गया। इसके अलावा लॉस ऑफ वेट होने लगेगा, आपका वेट में कमी आएगी। स्लाइटली राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि अभी आपको पीछे बताया कि इसके फंक्शन में कि ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा तो टेम्परेचर अपने आप ही राइज हो जाएगा। एक्साइटेबिलिटी आएगी, साथ ही साथ रैपिड हार्ट बीट रहेगी, दिल तेजी से धड़केगा, नर्वसनेस आएगी और रेस्टलेसनेस, कमजोरी से लगेगी। आराम करने के बाद भी लगेगा क्या, कुछ कमजोरी, थकाई सी महसूस हो रही, तो रेस्टलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। अब आ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर वाला से मतलब ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये सारी कंडीशन निकलेंगी। हाइपोथायराइडिज्म यानी अब ये कम अमाउंट में निकल रहा है, जब हमारे में लेस अमाउंट में निकलने लगे, जब अमाउंट कम हो जाए किसका, थायराइड हार्मोन का, तब हम लोग कहेंगे कि हमें कुछ डिजीज होने लगी, जैसे क्रेटिनिज्म,
मिक्सोडिमा और हैशिमोटोस डिजीज। क्रिएटिनिज्म जो होती है ये इन्फेंट्स में होती है, यानी बच्चों में जो पैदा हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर अगर थायराइड का डिसऑर्डर आ गया है तो उनका स्लो बॉडी ग्रोथ होगी, उनकी बॉडी ग्रोथ धीमे धीमे चलेगी। मेंटल डेवलपमेंट कम होने लगेगा, यानी दिमागी विकास उनका कम होगा, क्योंकि इन्फेंट अभी तो ताजे ताजे बच्चे पैदा ही हुए थे, तो उनके दिमाग में भी तेजी से डेवलपमेंट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। लो मेटाबॉलिक रेट भी उनकी कम हो जाएगी, यानी कि जब उनकी ग्रोथ ही कम हो रही तो मेटाबॉलिक रेट तो अपने आप ही कम होगी। लो हार्ट बीट, उनकी हार्ट बीट कम रहेगी। लो ब्लड प्रेशर रहेगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर रहेगा। स्टंटेड ग्रोथ, जब ग्रोथ जो है वो कैसे हो जाएगी, कम रह जाएगी, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कम रहेगी। पॉट बेली, निकला हुआ पेट रहेगा। पिजन चेस्ट कैसा हो जाएगा उनका, पिजन शेप। पिजन मतलब क्या होता है, कबूतर, उसके जैसा हो जाएगा, यानी ये हम लोगों का सीधा होता है, ये उनका कैसा हो जाएगा, इस तरीके का गोल सा हो जाएगा, ऐसे पिजन शेप। ठीक है, इसके अलावा कैसा हो गया, रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट भी बहुत ही रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये किसमें हो रहा है, इन्फेंट में अगर यही कंडीशन आ रही है तो इसे कह देंगे क्रिएटिनिज्म। इसमें के कुछ कैरेक्टर एडल्ट में भी आ जाएंगे अगर, तो उसके डिजीज कह देंगे मिक्सोडिमा या गर्ल्स डिजीज। मिक्सोडिमा या गर्ल्स डिजीज कहेंगे, ये एडल्ट्स में होती है। इसमें क्या होगा, पफी अपीयरेंस, मोटा मोटा सा लगेगा, आदमी भरा भरा भारी भरकम लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सब क्यूटेनियस, स्किन के नीचे का जो एरिया होता है उसे कहते हैं सब क्यूटेनियस। तो हाँ, उसके नीचे क्या हो जाएगा, सब क्यूटेनियस फैट जमने लगेगा, स्किन के नीचे नीचे क्या जमने लगेगा, फैट। तो कैसा लगेगा, गुदगुदा फैटी हो जाएगा। ठीक है, इन substances subcutaneous tissue because of low metabolic rate, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट तो कम है इसलिए ये नीचे क्या हो जाएगा, स्किन के नीचे फैट जमा होने लगेगा। इसके साथ ही साथ लैक ऑफ अलर्टनेस, उसके अंदर अलर्टनेस नहीं रहेगी, यानी कि वो अलर्ट नहीं हो पाएगा चीजों में। इसके बाद इंटेलिजेंस और इनिशिएटिव लेने में भी उसकी कमी आने लगेगी, यानी कि वो किसी चीज को जल्दी नहीं कर पाएगा, कोई किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाएगा और इंटेलिजेंस उसका कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, वही चीजें साथ में इसके भी हो जाएंगी, जैसे लो हार्ट बीट हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके साथ में भी रहेंगी इंक्लूडेड। इसके अलावा अगली डिजीज आती है हैशिमोटोस डिजीज। हैशिमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है कि आपकी इम्यूनिटी अगर आप पे ही बात करने लगे। बेसिकली इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में कहते हैं इम्यूनिटी, इंग्लिश में। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, रोगों से लड़ने की हमारे अंदर एक ताकत है। हमारी बॉडी क्या करती है, ये रोगों से लड़ सकती है। अलग अलग डिजीज, जैसे वायरस या बैक्टीरिया अंदर आया तो हमारी बॉडी उसके ऊपर झपटेगी अलग अलग सेल्स और वो उसे खा जाएगी, बैक्टीरिया और वायरस। इस तरह से हमें जुकाम 3 दिन में सही हो जाता है, अपने आप से सही हो रहा है बिना किसी दवा के, तो हमारी इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हमारी अपनी इम्यून सेल्स, यानी वो जो झपटने वाली सेल्स है, अगर हमारी बॉडी को ही खाने लगे, अपनी ही सेल्स को खाने लगे, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसे ऑटो इम्यूनिटी कह देते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड की सेल्स थायराइड ग्लैंड को ही खाने लगेंगी, इन विच थायराइड ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑटो इम्यूनिटी, अपने आप ही की वजह से नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की डिजीज क्या कहलाती है, हैशिमोटोस डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमने कौन सी ग्लैंड इससे पहले देखी, और ये वाली ग्लैंड, पीनियल और थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा एक ग्लैंड और आती है पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड से लिंक करके ही ये ग्लैंड भी है। अभी हमने आपको डायग्राम शुरू में दिखाया ही था कि थायराइड ग्लैंड ये बनी हुई है 2 लोब से, पीछे इसके 2 छोटी छोटी, एक लोब में 2 और दूसरे लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड भी है। तो वो भी इसी के लेक्चर में कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो बची ग्लैंड्स हैं वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। आपको बता दिया था हमने पहले ही डायग्राम में कि पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे 2 एक लोब में और 2 एक लोब में होती है। तो वही बात ये है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के एंडोडर्म से ये बनेगी, एक्सोमीसो एंडो में ये एंडोडर्म से बनेगी। लोकेशन क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट ग्लैंड्स, 4 ग्लैंड्स हैं। ठीक है, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सॉइड ऑफ द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे 2 एक में और 2 एक में होती है, यानी एक पेयर इधर और एक पेयर इधर, टोटल 2 पेयर है, यानी 4 ग्लैंड होती है। ठीक,
इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ग्लैंड जो होती है, आउटर इसकी लेयर को कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के अंदर बंद बहुत सारी सेल्स हैं जिन्हें चीफ सेल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? चीफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर की जो मेन सेल हैं उन्हें हम चीफ सेल कहते हैं, और दूसरी जो सेल्स थी उन्हें क्या कहते हैं? देखिए यहाँ दूसरी सेल्स भी दी हुई हैं, उन्हें ऑक्सीफिल कहते हैं। ठीक, चीफ सेल्स या इसी को प्रिंसिपल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेल। कोई दिक्कत? तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चीफ सेल्स या प्रिंसिपल सेल हो गई आपकी है। इसके अलावा अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका बीच में ब्लड कैपिलरीज है। ये कौन है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की सप्लाई करते हैं। भाई हार्मोन ब्लड में तो रिलीज होंगे तो ब्लड सप्लाई भी करेंगे यहाँ पे। तो ये आपकी इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऑक्सीफिल सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर क्या हार्मोन निकलते हैं, क्या इसका फंक्शन है, अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता। लेकिन दूसरी चीफ सेल्स से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन से कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन। और ये हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों है? आइए देख लेते हैं। तो क्यों इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन है और ये क्या करता है? ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है। अभी पीछे हमने बात की थी कैल्सिटोनिन के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन। कैल्सिटोनिन का काम क्या था? बोन के अंदर जो कैल्शियम रिलीज हो रहा था उसको रोकना। ये क्या करता है? ये बोन से कैल्शियम के लेवल को रिलीज करा रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या करता है? ये बोन से कैल्शियम को निकाल रहा है। याद रखिए, कैल्शियम को रिलीज करा रहा है फ्रॉम बोन, यानी कि बोन के अंदर से मिनरल, कैल्शियम एक तरीके का मिनरल है और उसको क्या कर रहा है? रिलीज करा रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो क्या कर रहा है? ये डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, क्या करा रहा है? ये डीमिनरलाइजेशन करा रहा है और साथ ही साथ ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में और कैसे बढ़ा सकता है? ये इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इसके अलावा ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा नेफ्रॉन्स, यानी किडनी की जो फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन्स से कैल्शियम आयन को रीएब्जॉर्ब कराएगा और इनहिबिट करेगा फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को किडनी के ही नेफ्रॉन्स से। ठीक है, तो ये आपका इसके फंक्शन हो गए इसके पैराथायराइड हार्मोन के। इसे कोलैप्स हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि कोलिप्स जो थे ये साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है, तो इसलिए इसका नाम कोलिप्स हार्मोन भी है या इसे पैराथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आपको इसके हार्मोन के बारे में पता चल गया। अब क्या होगा? इसका डिसऑर्डर, यानी अगर इसकी ज्यादती हो रही है या कमी हो रही है तो क्या डिजीज हो जाएगी, उसके बारे में और जान लें तो ये सीरीज खत्म हो। तो देखिए, हमने आपको बताया कि कम या ज्यादा जो भी निकलेगा हार्मोन के लेवल, अगर ये हार्मोन कम निकल रहा है यानी डिफिशियंसी ऑफ पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन की क्या होती है? डिफिशियंसी, कमी हो रही है, तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स कॉजिंग क्रैम्प्स। ये एक्साइट हो जाएंगे, ज्यादा एक्साइटेबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? क्रैम्प्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर सस्टेन्ड कंट्रैक्शंस रहे, बॉडी में मसल्स पे कंट्रैक्शंस लगातार बने रहे, तो क्या होगा? बॉडी ऐसे खींची रह जाएगी और जब आपके मसल्स में कंट्रैक्शन रहते हैं तो यहाँ पे लैरिंक्स की, फेस की, फीट की और हाथों की मसल्स जब खींची रह जाएगी, तो जब मसल्स खींची रहती हैं तो इस कंडीशन कहते हैं टिटनेस। तो ये कंडीशन क्या जाती है? पैराथायराइड टिटनी, क्योंकि पैराथायराइड की कंडीशन में ये हुआ है, उसके कमी की वजह से हुआ है। अब अगर यही हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, ये तो हाइपो हो गया, कम था। अगर यही हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा तब क्या होगा? हाइपर पैराथायराइडिज्म यानी ज्यादा निकल रहा है अमाउंट में पैराथायराइड हार्मोन, तो आपको पता है कैल्शियम के लेवल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, बोन से कैल्शियम को निकाल के बाहर लाता रहेगा। अब बोन्स में, हड्डियों के अंदर अगर कोलेजन बन ही नहीं रहा है और कैल्शियम बाहर निकल के आ जा रहा है, तो क्या होगा? डीमिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन जब ज्यादा खत्म हो जाएगी, मिनरल्स उसमें से कम निकल जाएंगे, ज्यादा खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे,
तो हड्डियां भंगुर नहीं हो जाएंगी, अस्थि भंगुर, हड्डियां टूटने से नहीं लगेंगी। इस कंडीशन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जिनको जेनेटिकली होता है, हाँ कुछ में जेनेटिक होता है, वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल इसकी कमी से बताया जा रहा है, इसकी डिफिशियंसी या ज्यादती की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो कंडीशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन आएगी जब ज्यादा निकलेगा, और कम निकलेगा तो आपको पैराथायरॉइड टेटानी की कंडीशन आ जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो हम पूरी कर रहे हैं और यहाँ पे हम वीडियो को रोक रहे हैं। इसके अलावा अब जो ग्लैंड्स बची हैं वो हमारी कौन कौन सी ग्लैंड बची है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड बची है, हमारा टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियास और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बचा हुआ है। इनके बारे में अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो तीसरी वीडियो इसके बाद वाली बचेगी, जो मतलब इस वीडियो के बाद अगली और उसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी, उसमें हम हार्मोन्स के एक्शन के ऊपर बात करेंगे कि हार्मोन्स असल में किस तरीके से एक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए पूरी वीडियो हो गई है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। उम्मीद करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कंटेंट को लाएंगे और आपसे मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।